हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीडीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम अधिनियम वाले चैप्टर को आगे ले जाते हुए दहेज प्रतिषेध अधिनियम को देखने वाले हैं, जो कि 1961 में आया था। इससे पहले इस जो क्लास है उसमें हम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम को देख चुके हैं। उसके बाद स्व सहायता समूह से रिलेटेड एमसीक्यू लेकर आया था, उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम जैसे ही कंप्लीट होगा, कोशिश करेंगे कि बाल विवाह और दहेज प्रतिषेध अधिनियम से रिलेटेड एक एमसीक्यू लेकर आए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दहेज होता क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि दहेज आखिर क्या होता है, अच्छे से समझिएगा। ठीक, देखिए अगर हम बात करें दहेज की, तो दहेज याद रखिए लड़का पक्ष के द्वारा भी दिया जा सकता है और लड़की पक्ष के द्वारा भी। तो किसी भी पक्ष के द्वारा, याद रखिएगा, किसी भी पक्ष के द्वारा अगर उसके माता पिता है या कोई अभिभावक है या उसके कोई रिश्तेदार है, नातेदार है, अगर उसके द्वारा या किसी लड़की पक्ष के द्वारा मांगा जाए या लड़के पक्ष के द्वारा, जरूरी नहीं कि लड़के पक्ष के द्वारा ही मांगा जाए, किसी भी पक्ष के द्वारा अगर, याद रखिए, मूल्यवान प्रतिभूति, याद रखिए क्या बोल रहा हूं, कोई भी अगर प्रतिभूति उनसे मांग ली जाए, संपत्ति, नकदी, कैश में या वस्तु, अगर याद रखिएगा विवाह के समय में भी मांगा जा सकता है। मान लीजिए जिस दिन विवाह है उस दिन भी मांगा जा सकता है, विवाह से पूर्व भी डिमांड किया जा सकता है और विवाह के बाद भी। एग्जाम्पल की बात है, शादी हो जाने के कुछ समय बाद पति के द्वारा या उसके घर वालों के द्वारा महिला से, उसकी पत्नी से क्या किया जाता है, दहेज की मांग की जाती है। तो शादी के बाद भी किया जा सकता है, वो शादी के पहले भी और शादी के समय भी। तो अगर किसी भी समय में अगर आप उनसे दहेज की मांग कर, मतलब किसी प्रकार की वस्तु की डिमांड करते हैं या पैसे की डिमांड करते हैं या प्रतिभूति की या संपत्ति की अगर आप डिमांड करते हैं, तो वो सभी के सभी, याद रखिएगा, दहेज के अंतर्गत आता है। समझ रहे हैं, दहेज के अंतर्गत आता है। आप डिमांड नहीं कर सकते। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, स्वेच्छा से दी गई सामान, मान लीजिए एग्जांपल की बात, स्वेच्छा से दी गई सामान, लड़की पक्ष द्वारा स्वेच्छा से दी गई किसी भी प्रकार के उपहार को दहेज नहीं कहा जाएगा। याद रखिएगा, स्वेच्छा से कुछ भी चीज दी जा सकती है, वो स्वेच्छा है। लेकिन याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप डिमांड करते हैं, अगर आप मांगते हैं, तो सभी के सभी दहेज के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है, वही चीज मैं यहां पर लिखा हूं। इस अधिनियम के अंतर्गत दहेज से तात्पर्य मूल्यवान प्रतिभूति, संपत्ति, नकदी या वस्तु से है, जो विवाह के समय या विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात, विवाह के बाद, विवाह के किसी पक्षकार के, याद रखिएगा, किसी भी पक्षकार, चाहे वो लड़की चाहे लड़का, कोई भी, किसी भी पक्षकार के माता पिता या उसके अभिभावक, जो भी रिलेटिव है, या मतलब जो उसके गार्जियन है, या तो उसके रिश्तेदार, किसी के भी द्वारा, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्ट उससे बोल दिया जाए, इनडायरेक्टली, याद रखिएगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाए, समझ रहे हैं, दिया जाए या देने का करार किया जाए। मान लीजिए एक एग्रीमेंट जैसा आप समझ लेते हैं, करार किया जाए, इकरारनामा बोल सकता है उसको, करार से। याद रखिएगा, अगर इस प्रकार का अगर कुछ बात किया जाए या होगा, तो सब के सब क्या कहलाएगा, दहेज कहलाता है। याद रखिए, क्लियर है, समझ रहे हैं। तो देखिए दहेज आखिर क्या नहीं होगा, अब बात आती है दहेज आखिर क्या नहीं होगा, समझिए। तो देखिए अगर हम बात करें, शरीयत कानून में एक देखने को मिलेगा, मेहर प्रथा देखने को मिलेगा। मेहर, याद रखिएगा, शरीयत कानून में मेहर जो है मुस्लिम लड़के के द्वारा किसको दिया जाता है, मुस्लिम लड़की को शादी के बाद, याद रखिएगा, विवाह के बाद दिया जाता है। समझ रहे हैं, या तो वस्तु के तौर पर, या बोल सकते हैं पैसा जो है लड़की जो, सॉरी एक सेकेंड, इसको ऐसे, लड़का जो है वो किसको देगा, अपनी वाइफ को, अर्थात लड़की को देगा। और इसको याद रखिएगा पॉजिटिव वे में लिया जाता है। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, शादी के समय में शरीयत कानून के द्वारा अगर बात करें, उसकी बात करें, तो लड़के पक्ष के द्वारा लड़का क्या करता है, अपनी वाइफ को, लड़की को क्या करेगा, कुछ उपहार स्वरूप क्या देगा, पैसा, कैश, कुछ भी किसको देती है, लड़की को देगा। तो वो एक प्रकार से मेहर कहलाता है। तो मेहर, याद रखिएगा, ये आपके दहेज के अंतर्गत नहीं आता। समझ रहे हैं,
ये दहेज के अंतर्गत नहीं आएगा। और दूसरा क्या नहीं आएगा दहेज के अंतर्गत, स्वेच्छा से दी जाने वाली कोई भी सामान, याद रखिएगा। स्वेच्छा से कोई भी चीजें हम दे रहे हैं वो याद रखिए। अगर मान लीजिए शादी हो रही है तो आप अपनी बेटी को या अपनी बहन को स्वेच्छा से जो भी चीजें दे रही है वो दहेज दे रहे हैं, वो दहेज के अंतर्गत नहीं आएगा। क्लियर है? डिमांड नहीं करना है, याद रखिएगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाए या देने का इकरार किया जाए, डिमांड आपको नहीं करना है तो वो क्या कहलाएगा, मतलब अगर आप डिमांड करते हैं तो वो सब के सब किसके अंतर्गत आएगा, दहेज के अंतर्गत आएगा। ठीक, देखिए ये तो हो गया दहेज। और इसी दहेज की परिभाषा जो है मैं आपको बता चुका हूं, हर एक्ट में अधिनियम, जो भी आप अधिनियम पढ़ते हैं उसकी धारा 1 रहता है कि वह उसका नाम क्या है, कहां लागू है, उसका विस्तार, ये सब आप देखते हैं पूरा। धारा 2 हमेशा पढ़ते हैं परिभाषा क्या है, तो इसी दहेज की परिभाषा दी गई है धारा 2 के अंतर्गत। ठीक, चलिए। और इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इसमें कुल कितनी धारा है, तो याद रखिएगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल धाराओं की संख्या है 10, याद रखिएगा कितनी है, 10। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में पढ़े थे उसमें कितने थे, 21, और इसमें है 10। चलिए इसके अगला देखते हैं, देखिए क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस अधिनियम की, तो यह अधिनियम 20 मई 1961 को, कब की बात है, 20 मई 1961 को राष्ट्रपति द्वारा क्या हुआ, स्वीकृत हुआ। अर्थात राष्ट्रपति ने इसमें 20 मई 2061 को क्या किया, साइन किए। और जिस समय राष्ट्रपति के द्वारा साइन किया जाता है उसी क्या कहा जाता है, अधिनियमित हुआ। समझ रहे हैं? तो अधिनियमित हुआ कब, अगर क्वेश्चन आया या आपसे क्वेश्चन आया कि राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर कब हुआ है, तब आपको लगाना है 20 मई 1961। ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखिए। जिस समय राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है उस समय, या अधिनियमित होता है उस समय लागू नहीं होगा। लागू कब होगा, लागू होता है जिस समय वो राजपत्र में प्रकाशित हो जाए। तो राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ, याद रखिएगा ये हुआ 1 जुलाई 1961 को। समझ रहे, लगभग इसके 2 माह के बाद, 1.5 माह के बाद 1 जुलाई 1961 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। और भारत के राजपत्र में, याद रखिए, और भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी लागू है, इससे पहले नहीं था। आर्टिकल 370 को याद रखिएगा खत्म किया गया। तो इसी वजह से अब भारत में, जब भारत के जम्मू कश्मीर में भी यह अधिनियम लागू है। क्लियर है? हर अधिनियम अब लगभग जम्मू कश्मीर में लागू है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम केवल और केवल पांडिचेरी में लागू नहीं था, लेकिन यह अधिनियम दहेज प्रतिषेध अधिनियम पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के अलावा संपूर्ण भारत में लागू, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के साथ साथ संपूर्ण भारत में लागू है। क्लियर? देखिए, अब दहेज का अगर हम बात करें, दहेज का मेनली उद्देश्य क्या है, दहेज का जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया है उसका मेनली उद्देश्य क्या है, लेन देन को, जो दहेज के समय में जो लेन देन होता है उसको किसी भी प्रकार से निषिद्ध करना, अर्थात समाप्त करना, या बोल सकते हैं खत्म करना। ठीक है, खत्म या समाप्त करना। जो दहेज का जो लेन देन होता है उसको पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए ये अधिनियम लाया गया है। ठीक, और इसका कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। अब आप समझिए इसमें अगला पॉइंट क्या है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताने वाला हूं। देखिए 3 शब्द यहां पर लिखा है। पहला है गैर जमानती, संज्ञेय और अशमनीय। ये 3 चीज समझिएगा। गैर जमानती मतलब आपको जमानत नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए आप दहेज का केस आपके ऊपर लग जाएगा तब आपको जमानत नहीं मिलेगा, गैर जमानती है। समझ रहे हैं? दूसरा है ये संज्ञेय। संज्ञेय मतलब होता है बिना वारंट के, बिना वारंट के क्या हो जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर कोई महिला किसी अपने पति के ऊपर या अपने बोल सकते हैं ससुराल पक्ष के ऊपर, कोई भी हो सकता है ससुराल पक्ष में, याद रखिएगा उस लड़की के ससुराल पक्ष में कोई भी हो सकते हैं, पति, उसके देवर, याद रखिएगा उसके दीदी जी, जो भी है, उसके सास ससुर, जो किसी के ऊपर भी अपने ससुराल पक्ष में वो केस करना चाहे तो याद रखिएगा, केस करना चाहे, जो भी दहेज उनसे मांग रहे हैं तो किसी के ऊपर भी वो केस कर सकते हैं। और अगर जिसके ऊपर भी वो केस करे हैं, याद रखिएगा, तो उनको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत। याद रखिएगा, बिना वारंट के, और तत्काल गिरफ्तारी होगी। अब तीसरा पॉइंट आता है अशमनीय। इंपॉर्टेंट है, अशमनीय क्या होगा, समझिए अशमनीय क्या होता है। अशमनीय मतलब जैसे मान लीजिए 420 का केस हुआ, 420 धोखाधड़ी का केस हुआ है, धोखाधड़ी का केस हुआ है, आप एफआईआर कराए हैं, मान लीजिए आप फिर एफआईआर नहीं कराए कोर्ट में, मान लीजिए चेक बाउंस का केस है। तो चेक बाउंस के केस में क्या होता है कि आप जाके बाहर में कोर्ट केस कर दिए हो या पुलिस में केस, जैसा भी आप लीजिए, उसमें
अगर आप बाहर जाकर, कोर्ट के बाहर जाकर एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं कि ठीक है 2 लाख का मामला है, चलिए 1 ही लाख में निपटा लेते हैं करके क्या किया जाता है, कोर्ट के बाहर अगर दोनों पक्ष आपस में सुलह कर ले, समझ रहे हैं, तो कई सारी चीज में सुलह हो सकता है, तो जो सुलह हो जाता है उसको शमनीय कहा जाता है। लेकिन ऐसे मामले जिसमें आप एक बार केस कर दिए हो, उसके बाद आप उसको कोर्ट के बाहर आप दोनों पक्ष उसको सुलझा नहीं सकते, उसका फैसला केवल कोर्ट करेगी। जैसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे हत्या। ऐसा नहीं कि हत्या कर दिया और हत्या का केस लग गया है, सामने वाली पार्टी हत्या का उसके ऊपर एफआईआर करवा दी, उसके बाद जाके दोनों सुलह कर दिया, ऐसा नहीं होता। हत्या। दूसरा आप बोल सकते हैं रेप। और तीसरा याद रखिएगा दहेज में भी अगर दहेज का केस लगा है, उस स्थिति में भी आप क्या नहीं कर सकते, बाहर कोर्ट के बाहर जाके दोनों पक्ष एक दूसरे के सुलह नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। और जो चीजें कोर्ट के बाहर सुलह नहीं हो सकती, सॉल्व नहीं हो सकती, उसको कोर्ट में ही सॉल्व करना पड़ता है, उसको कहा जाता है अशमनीय कहा जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखिए, ये चीजें आपको याद रखनी है, ये 3। तो दहेज जो है वो याद रखिएगा गैर जमानती है, संज्ञेय है, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा, और अशमनीय है अर्थात कोर्ट के बाहर में इसको सुलह नहीं कराया जा सकता। तो सॉरी, अशमनीय क्या है, अपराध है दहेज। क्लियर है। ये तो रहा इसके, अभी हम इसकी धारा को नहीं देखें, अभी हम केवल समझ रहे हैं कि क्या क्या इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक, इस अधिनियम के अंतर्गत। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इसकी धारा टोटल कितनी है, 10 है। तो 10 के अंतर्गत हम पहली धारा देखते हैं। धारा 1 है, याद रखिए, हम इस क्या होगा इसका, सॉरी इसका हमारा नहीं है, क्या है ये धारा 1 का क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और उसका क्या है, लागू होना है। ठीक है, धारा 1 का संक्षिप्त नाम है, विस्तार है और लागू होना है। अभी बताए थे संक्षिप्त नाम क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, यही है। जो अधिनियम का नाम रहता है वही याद रखिएगा, जो अधिनियम बोलते जैसे आप पढ़ते हैं ना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, वही उसका एक्चुअल में नाम होता है। ठीक है, और ये लागू कहां पर है, संपूर्ण भारत में लागू है, याद रखें, जम्मू एंड कश्मीर में भी इसको लागू कर दिया गया है। तीसरा अगर हम बात करें कब से लागू है, तो अभी बताया था मैं 1 जुलाई 1961 से लागू है। और अधिनियमित कब हुआ है, या राष्ट्रपति का साइन इसमें कब हुआ, तो याद रखिएगा ये हुआ है 20 मई को हुआ है, 20 मई 1961 में हुआ है, याद रखिएगा 20 मई 1961 को। क्लियर है, लागू हुआ है 1 जुलाई 1961 को। क्लियर। अब देखते हैं दहेज की परिभाषा, मैं आपको बता चुका हूं दहेज की परिभाषा, यह जो है वो धारा 2 में दिया गया है। अगर किसी भी पक्षकार के द्वारा अगर मूल्यवान प्रतिभूति, संपत्ति, नकदी या वस्तु के रूप में अगर कोई डिमांड किया जाए, लिया जाए या लेने का करार किया जाए, तो सभी का सभी याद रखिएगा ये दहेज के अंतर्गत आता है। क्लियर है, तो दहेज की परिभाषा बता चुका हूं, उसको देख के लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए तीसरा अगर हम देखें धारा 3 है। देखिए धारा 3 क्या है, धारा 3 के अंतर्गत यह बात कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति या पक्षकार दहेज दे रहा है या दहेज ले रहा है, या तो क्या करेगा, दहेज जो है दहेज दे रहा है या दहेज क्या कर रहा है, ले रहा है, या दहेज लेने या देने का क्या कर रहा है, दुष्प्रेरण कर रहा है, कोशिश कर रहा है, समझ रहे हैं, या तो दहेज दे रहा है या दहेज ले रहा है या दुष्प्रेरण करने के लिए इस प्रकार के अगर कार्य कर रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। और कितने वर्ष का दंड दिया जाएगा, याद रखिएगा 5 वर्ष का कठोर कारावास है, और उसके साथ साथ उसमें जुर्माना भी लगाया जाएगा। 5 वर्ष तक का कठोर कारावास और उसके अलावा जुर्माना भी लगाया जाएगा, और जुर्माने की राशि रहेगी, याद रखिएगा 15,000 रुपए। 15,000 रुपए जुर्माने की राशि रहेगी, या जितना दहेज का मूल्य की रकम होगी। जैसे मान लीजिए आप 4 लाख दहेज दिए हैं, तो हो सकता है कि आपके ऊपर 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया जाए। जितनी दहेज की मूल्य की राशि रहेगी, सब मिला के बात कर रहा हूं, सब मिला के आपने दहेज, फ्रीज वीज सब मिला के आपने 4 लाख का दे दिया, तो 4 लाख के आपके ऊपर क्या लगा दिया गया है, जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। समझ रहे हैं, तो दहेज आप ले रहे हैं या दे रहे हैं, या अगर आप उसका दुष्प्रेरण भी कर रहे हैं, तो आपके लिए, कोई व्यक्ति जो दहेज ले रहा है उसके लिए 5 साल तक का कठोर कारावास या 15,000 रुपए जुर्माना, याद रखिएगा ये क्या बात करूं मैं, देखिए 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा, ये याद रखिएगा तथा है ना, तथा
जुर्माना दोनों होगा। याद रखे, या तो उसको कितने तक का जुर्माना लगाया जाएगा, उसको लगाया जाएगा जितने का दहेज दिया है उतने के रकम के बराबर उसको जुर्माना लगाया जाएगा। क्लियर है? ठीक, अगला देखिए, किसी रूढ़िगत परंपरा के चलते वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को या वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दी गई भेंट इसके अंतर्गत नहीं आती। मान लीजिए कोई ऐसे समुदाय है जहां पर काफी समय से परंपरा चलती आ रही हो कि उनको शादी के समय में उनको कोई भेंट देना है, उपहार देना है, या वर पक्ष को वधु पक्ष के द्वारा या वधु पक्ष को वर पक्ष के द्वारा। तो उस प्रकार के जो भेंट है उसको आप दहेज के अंतर्गत नहीं शामिल करोगे, उसको आप दहेज नहीं मानोगे। याद रखिएगा, अगर कोई रूढ़िगत परंपरा, जो पुरानी परंपरा चलती आ रहेगी, उसको आप नहीं मानोगे। क्लियर है? ठीक, ये तो रहा धारा 3। अगर हम बात करें धारा 4 की, तो देखिए धारा 4 क्या है। धारा 4 ये बोलता है कि इसके अंतर्गत वर पक्ष अथवा वधु पक्ष, एक सेकेंड, इसके अंतर्गत वर पक्ष तथा वधु पक्ष, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इसके अंतर्गत वर पक्ष तथा वधु पक्ष के किसी व्यक्ति द्वारा माता पिता, नातेदार या दहेज की मांग करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। किसके लिए? इसके अंतर्गत वर पक्ष के द्वारा या वधु पक्ष के किसी भी व्यक्ति के द्वारा, या वर पक्ष या वधु पक्ष कोई भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, दोनों पक्षकार में से अगर माता पिता है या नातेदार है या रिश्तेदार है, अगर दहेज की मांग भी कर दे, समझिएगा, दहेज लेना तो दूर, दहेज देना तो दूर, अगर आप दहेज की मांग भी कर देते हैं तो याद रखिएगा इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। तो दहेज की मांग करने पर भी याद रखिएगा न्यूनतम 6 माह से लेके 2 वर्ष तक का कारावास की सजा दी गई है। समझ रहे हैं? याद रखिएगा 6 माह से लेके 2 वर्ष तक का कारावास या फिर 10,000 रुपए जुर्माना। क्लियर? समझ रहे हो? 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक के, और अथवा नहीं है ये, याद रखिएगा, तथा 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा केवल मांग करने पर। समझ रहे हो? और इसमें एक चीज मैं यहां पर लिखना भूल गया हूं, 4 का से याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही है, मान लीजिए किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है और आपने एक विज्ञापन दे दिया कि फलाना लड़का इस पोस्ट में है, ये जॉब करता है या ये बिजनेस करता है, और उसकी सैलरी 5 अंकों में है या 6 अंकों में है या 2 लाख है, 5 लाख है, जो भी आप दे दिए, तो याद रखिएगा इस प्रकार से भी अगर आप अपने विज्ञापन में, शादी वाले विज्ञापन किसी में भी आप अपने सैलरी मेंशन कर रहे हो विज्ञापन में, तो इसको भी इसके तहत क्राइम माना जाएगा। याद रखिएगा, और ऐसे चीज के लिए आपको 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। समझ रहे हैं? और जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब आप सोच लीजिए, अगर आप शादी का इश्तिहार दे रहे हैं और उसमें आप कभी भी, याद रखिएगा, अपनी सैलरी मेंशन मत करवाना। चलता है, अभी भी चलता है, वो तब तक चलता है जब तक कोई केस ना कर दे। अगर कोई केस कर दिया, इसका मतलब याद रखेगा 5 वर्ष तक का कठोर कारावास भी इसके लिए हो सकता है। क्लियर है? अच्छे से समझिएगा, ठीक है? 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है अगर आप अपनी सैलरी को कितने अंकों में है, बोलते हैं ना 6 अंकों में है, मतलब लाख में है ना, तो आप ऐसी चीजों को वहां पर मेंशन नहीं कर सकते। यह है धारा 4A के अंतर्गत। क्लियर है? समझ आ रहा होगा तो अच्छे से बताइएगा। आप देखिए, अब इसके बाद देखते हैं धारा 6। धारा 6 क्या बोलता है, अच्छे से समझिए। धारा 6 है, इसके अंतर्गत दहेज से प्राप्त संपत्ति या धन का उपयोग पत्नी या उसके वारिसों के हित में किया जाएगा तथा अंतरित किए जाने तक पति या उसके जो माता पिता है वो एक ट्रस्टी के रूप में काम करेंगे। अब आप समझिए क्या बोल रहे हैं। देखिए, मान लीजिए शादी हो रही है, एक वर और एक वधु है, वर है और एक वधु। अच्छे से समझिएगा, क्या किए, दोनों शादी किए। वधु को, अर्थात जो महिला है उसको, उसके पिताजी ने, मान लीजिए एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, 2 एकड़ जमीन दिया, स्वेच्छा से बोल रहा हूं, स्वेच्छा से, ठीक। तो 2 एकड़ जमीन में, जो 2 एकड़ जमीन है उसमें याद रखिएगा पूरा का पूरा इसमें ये हक किसका होगा, केवल और केवल पत्नी का हक होगा। अगर पत्नी, याद रखिएगा पत्नी का हक होगा, और पत्नी के बाद इसको याद रखिएगा, इसको पत्नी और उसके बाद ये किसका होगा, उसके संतान का, मतलब वारिस का इसमें हक होगा। पति का कोई हक नहीं है इसमें।
पति का कोई भी हक नहीं है। समझ रहे हैं? अगर शादी के समय लड़की पक्ष के द्वारा कोई भी अगर लड़की को उपहार दिया जा रहा है, मान लीजिए उपहार एक जमीन है, पैसा है, कुछ भी, उसमें पूरा का पूरा हक केवल रहेगा उसके पत्नी का रहेगा। ठीक है, पत्नी का ही, उसकी बेटी का ही रहेगा। याद रखिएगा, जो वधु पक्ष है उसका ही रहेगा। और याद रखिए, उसके साथ साथ तथा उसके वारिसों के हित में इसका प्रयोग किया जाएगा। और जो भी ये संपत्ति दी जाएगी, याद रखिएगा, ये या तो केवल महिला का रहेगा, और महिला नहीं, मैं क्यों बोला हूं वारिस का भी रहेगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और ये पैसे जो भी इसको मिले हैं, संपत्ति मिली है, इसका पूरा का पूरा प्रयोग किस पर किया जाएगा? अपने वारिस पर, अपने बच्चों पर किया जाएगा, उसके बच्चों के हित में किया जाएगा। तो फिर पति का वहां पर रोल क्या है? उसके माँ बाप का रोल क्या है? उसके रिश्तेदार का रोल क्या है? ये एक प्रकार से ट्रस्टी के रूप में काम करेंगे। समझ रहे हैं? एक प्रकार से न्यास, एक प्रकार से ट्रस्ट के रूप में काम करेंगे। देख रहे हैं? तथा अंतरित किए जाने तक, मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए, क्या इसके अंतर्गत दहेज से प्राप्त संपत्ति या धन का उपयोग पत्नी या उसके वारिसों के हित में किया जाएगा। यहां तक क्लियर है? तथा अंतरित किए जाने तक पति या उसके माता पिता, मतलब जब तक इसका रहे तब तक माता पिता एक ट्रस्टी के रूप में काम करेंगे। समझ रहे हैं? ट्रस्टी के रूप में। अब आप समझिएगा, मैं यहां पर ये क्यों लिखा हूं कि किसका होगा? महिला का होगा, और महिला के बाद वारिस का होगा। समझिएगा, मान लीजिए शादी हुई है, और शादी के 7 साल के भीतर, शादी के 7 वर्ष के भीतर अगर उस महिला की, याद रखिएगा, अगर प्राकृतिक कारणों से भिन्न अगर मृत्यु हो गई है। प्राकृतिक कारण मतलब जैसे हार्ट अटैक है ना, ये सभी क्या है? प्राकृतिक है। इसमें आप इसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए वो प्राकृतिक कारण नहीं, मान लीजिए जल की अगर कोई महिला है, वो अगर जल की अगर वो खत्म हो गई, तो क्या वो नेचुरल है, क्या प्राकृतिक है, क्या नहीं है? याद रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर उसकी शादी हो गई है, और शादी होने के 7 साल के भीतर अगर उस महिला की, याद रखिएगा, मौत हो गई, प्राकृतिक कारणों से अलग, बिना प्राकृतिक कारणों के, नेचुरल अगर बोल सकते हैं, ना होकर अगर कुछ अन्य प्रकार से अगर उसकी मौत होती है, उस स्थिति में वो जो संपत्ति है जो वधु पक्ष को, या जो महिला को वधु पक्ष के द्वारा मिला है, वो उसके पति का नहीं होगा 7 वर्ष के भीतर। याद रखिएगा, ना तो पति के माँ बाप का होगा, तो फिर वो किसका होगा? वो पूरा का पूरा चले जाएगा, उस वधु जो खत्म हुई है उसके बच्चे को चला जाएगा। पूरा का पूरा संपत्ति उसके बच्चे को मिल जाएगा। समझ रहे? आप इसको कुछ इस प्रकार से फ्लो चार्ट से समझिएगा। देखिए, ऐसे समझिए, कुछ इस प्रकार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पास। ठीक, देखिए अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए एक वर है और एक वधु है। ठीक, वधु पक्ष इसकी, अगर मान लीजिए एक वधु, इसकी 7 वर्ष शादी के, याद रखिएगा, शादी के 7 वर्ष के भीतर अगर इसकी क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। और मृत्यु अगर प्राकृतिक कारणों से अलग, प्राकृतिक कारणों से भिन्न हुआ है, मतलब प्राकृतिक कारण से नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में याद रखिए क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो संपत्ति है, जो भी संपत्ति जो वधु को, मतलब जो महिला को उसके वधु पक्ष से मिला था, जो उसको मायके से मिला था, ऐसे याद रखिए, जो उसके मायके से मिला था, वो सारी की सारी संपत्ति अब किसको? उनके बच्चे को चली जाएगी, बच्चे को मिल जाएगी। याद रखिएगा, ठीक है, जो महिला का बच्चा है उसको। लेकिन मान लीजिए अगर बच्चा ही नहीं है, मान लीजिए बच्चा नहीं है, निसंतान थी उस समय तक वो महिला, उस स्थिति में वो पूरी संपत्ति वापस महिला के माता पिता को मिल जाएगी। याद रखिएगा, महिला के माता पिता को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वापस से महिला के माता पिता को मिल जाएगी। 7 साल होना जरूरी है। 7 साल के बाद अगर उसकी मृत्यु होती है किसी भी रीजन से, तो वो उसके पति के, उसके घर वालों का ही होगा। क्लियर है? याद रखिए। और यही बात बोल रहा है आपका धारा 6। देखिए धारा 6 आपको बता दी ट्रस्टी के रूप में। उसके बाद, यदि किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर किसी प्राकृतिक कारणों से भिन्न
किसी अन्य कारण से हो जाए, किसी प्राकृतिक कारणों से भिन्न अन्य कारण से हो जाए, तो ऐसी स्थिति में दहेज से संबंधित संपत्ति संतान को अंतरित कर दी जाएगी, या संतान न होने की स्थिति में स्त्री के माता पिता को अंतरित कर दी जाएगी। क्लियर है? यही है धारा 6। अगला देखते हैं। देखिए धारा 7, अपराधों का संज्ञान। जैसे उस समय अपराधों का संज्ञान कौन लेता था? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायालय लेता था। यहां पर देखते हैं कि कौन लेगा। इंपॉर्टेंट है, अगर दहेज का मामला होता है तो अपराधों को कौन देखेगा, उसके लिए इसके अंतर्गत विचार कौन करेगा? देखिए, महानगर मजिस्ट्रेट एवं प्रथम वर्ग श्रेणी के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो। यही चीज तो मैं आपको उसमें बताया था, 3, 4, 5 में जिला न्यायालय है, ये आपको बताया था बाल विवाह अधिनियम में। लेकिन याद रखिए, आप कमेंट करके बताइए कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसका उल्लेख किस धारा में किया गया है, ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक, तो यहां इसकी बात करें हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम की, तो धारा 7 में दहेज से संबंधित संज्ञान कौन लेगा? तो महानगर मजिस्ट्रेट है, या याद रखिएगा जो प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो इसके ऊपर संज्ञान लेंगे। ठीक, अब देखिए कैसे ले सकते हैं, बात आती है कि कैसे लेंगे। अब देखिएगा कैसे में ही इंपॉर्टेंट है। पहला, अच्छे से समझिए, संज्ञान कैसे लिया जाएगा? अगर आप कभी रिपोर्ट करोगे तभी तो कोई कोर्ट, या बोल सकते हैं जो प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो संज्ञान लेगा, या किसी अन्य माध्यम से लेगा। समझिएगा कैसे। देखिए, पहला, न्यायालय अपराध का संज्ञान स्वयं ले सकता है। मान लीजिए अगर उनको फेसबुक के माध्यम से अगर पता चल रहा है, या मान लीजिए कोई खबरी के माध्यम से अगर उसको पता चल रहा है कि यहां पर दहेज लिया जा रहा है या दहेज लेने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ऐसे मामलों का संज्ञान जो है महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट स्वयं ले सकता है। समझ रहे हो? दूसरा, पुलिस के रिपोर्ट के आधार पर अगर एफआईआर दर्ज हुआ पुलिस में तो लेगा ही। तीसरा, व्यथित व्यक्ति या उसके परिजन जिससे दहेज लिया जा रहा है उस महिला से, याद रखिएगा, जो भी महिला से या उसके परिजन के परिवार के आधार पर, या उसके परिजन जो केस करता है उसके आधार पर। चौथा, किसी मान्यता प्राप्त संगठन के परिवार पर, जो भी मान्यता प्राप्त जो एनजीओ है, संगठन है, उसके परिवार पर संज्ञान ले सकती है कौन? महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्लियर है? ये केवल 4 आधार है, इंपॉर्टेंट है, 4 आधार को याद रखिएगा। क्लियर? और कल आपको बताया था कि जिला न्यायालय में बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायालय में केस करना है तो कहां कहां पर केस करना है, ये आपको कल बता चुका था। ठीक, कितने आधार है आप उसको भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं, धारा 8। इंपॉर्टेंट है धारा 8, अच्छे से याद रखिए। देखिए धारा 8 क्या बोलती है इसमें। धारा 8 के अंतर्गत इस अधिनियम के तहत समस्त अपराध, अभी बताया था, संज्ञेय होंगे, गैर जमानती होंगे एवं अशमनीय होंगे। याद रखिएगा, अशमनीय होंगे, बता चुका हूं क्या है। तथा किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के या मजिस्ट्रेट के बिना किसी आदेश के गिरफ्तार किया जा सकता। हो गया, पहले बता दिया था। ठीक, धारा 8A क्या बोल रहा है देखिएगा। धारा 8A क्या है? इसके अंतर्गत धारा 3 के तहत दहेज लेने या दहेज देने तथा धारा 4 के तहत दहेज मांगने का अपराध करने पर सबूत का भार आरोपित किया जाएगा। नहीं समझ आया होगा, समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई महिला जो है, एक वधू जो है, मतलब एक ऐसे बोल सकते हैं, एक पत्नी जो है अपने पति के ऊपर मान लीजिए केस कर दी कि दहेज 3 के अंतर्गत उनसे, 3 में क्या है? दहेज लेना या दहेज देना है, दहेज लेना है दहेज देना है 3 में। और 4 में क्या है? दहेज की मांग करना, केवल मांग कर रहे हो। ऐसी स्थिति में अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाए, पति की या उसके घर वाले की, तो उस घर वाले की और उस पति की स्वयं जिम्मेदारी है, कोई जिम्मेदार नहीं है होगा इसके लिए, स्वयं जिम्मेदारी है कि वो अपने लिए सबूत लाए कि वो उसने दहेज नहीं मांगा है या दहेज नहीं लिया है। तो जो भी याद रखिएगा, इसलिए यहां पर लिखा है सबूत। देखिए, अपराध करने का सबूत का भार आरोपित पर, मतलब आरोपित पर होगा। कहने का मतलब जो दहेज मांग रहे हैं तो वो जो बताएंगे कि हमने दहेज नहीं लिया है या हमारे द्वारा दहेज नहीं मांगा गया है, तो इसका सबूत उनको खुद देना पड़ेगा, खुद उनके ऊपर भार रहेगा कि हमको सबूत देना है। यही बोला गया है धारा 8A में क में। समझ रहे हैं? तो जो भी अगर मांगा जाएगा तो खुद उसके बेगुनाही का सबूत उनको खुद देना पड़ेगा, यही उसमें बात हो रही है। धारा 8
ख में देखते हैं दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। जैसे बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, वैसे ही दहेज को रोकने के लिए भी दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। वो भी राज्य सरकार कर रही थी, इसको भी, जिसका प्रमुख कार्य क्या होगा? दहेज को, दहेज प्रतिषेध अधिनियम मतलब अधिनियम के तहत जो दहेज, इस अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं, वो जो उल्लंघन कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से, मतलब बोल सकते हैं उल्लंघन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसकी जांच करना और इसके निवारण के लिए क्या करना, उपाय मतलब निवारण करना। और जाके याद रखिएगा, दहेज लेने या देने वाले मामले जो भी हो रहे हैं उसको क्या करना, उस पर सुनवाई करना, उस पर निवारण करना। ये काम किसका रहेगा? दहेज प्रतिषेध अधिकारी का रहेगा। वही लिखा, देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, जिसका कार्य यह देखना होगा कि इस अधिनियम के उपबंधों का पालन हो रहा है या नहीं, तथा दहेज के लेने या देने की मांग के दुष्प्रेरणा को यथासंभव क्या करेगा? वो रोकने की कोशिश करेगा। इसके साथ साथ उसको जो भी अधिकारी है, जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी है, उसको एक पुलिस अधिकारी के समान ही शक्तियां प्राप्त रहेंगी। कल के वीडियो में भी मैं बताया था कि जो जिला मजिस्ट्रेट है उसको एक पुलिस अधिकारी के समान शक्तियां दे दी जाएगी जांच करने के लिए, उसको तथ्य इकट्ठा करने के लिए। सब सेम यहां पर भी है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा समझिएगा, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार। दूसरा, किस धारा में दिया गया है? तो धारा 8 के ख में दिया गया है। बस इतना ही आएगा इससे, ठीक। अगला देखते हैं, इसमें धारा 9 और धारा 10, बहुत आसान है। धारा 9 और धारा 10 देखिए क्या है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों पर, देखिए 9 बात करता है केंद्र सरकार के लिए और 10 बात करती है राज्य सरकार के लिए। 9 में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के लागू करने के लिए, प्रायोजन करने के लिए, क्रियान्वित करने के संबंध में नियम, अधिसूचना, नियम बना सकती है। और नियम कैसे बनाएगी? अधिसूचना जारी करके, याद रखिएगा, अधिसूचना के माध्यम से नियम बना सकती है। और जब भी अधिसूचना जारी करेगी, जब भी नियम बनाएगी, उसको यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करना होगा। याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा में जब भी केंद्र के द्वारा इसके लिए कुछ भी अगर नियम कानून बनाया जाएगा, इसको रोकने के लिए दहेज को, तो उसको जब भी नियम बनाया जाएगा अधिसूचना के माध्यम से, और इसको दोनों सदनों में यथाशीघ्र रखना जरूरी है। ये केंद्र की बात है। अगर हम राज्य की बात करें, अगर राज्य इसके लिए नियम कानून बनाती है, याद रखिएगा, इसके लिए नियम और कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। केंद्र बनाएगी तो देख लिए, और अगर राज्य अगर इसके लिए नियम बनाएगी तो सेम है, या उसको क्या करना पड़ेगा? एक अधिसूचना के माध्यम से बना सकती है इस नियम, जो भी नियम बना रही है उसको, और इसको तुरंत ही, याद रखिएगा, यथाशीघ्र इसको दोनों विधानमंडल के दोनों सदनों में, विधान परिषद और विधानसभा दोनों में रखना जरूरी है, ठीक। यथाशीघ्र विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत करना जरूरी है। ये है धारा 10। क्लियर है, ठीक। इतना ही है इसमें इंपॉर्टेंट। याद रखिए, मैं आपका एमसीक्यू लेकर आऊंगा, इसमें आपको पूरा इंपॉर्टेंट चीज बता दूंगा, कौन कौन सी चीजें हैं जिसको इसमें पढ़नी है, क्या है। एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिएगा, आपको पूरा बन जाएगा, ठीक। अब देखिए, एलवाई में आया था अभी आपका लेबर इंस्पेक्टर का जो आप एग्जाम दिलाए थे, उसमें बार बार ये क्वेश्चन आता था। सॉरी, इसमें देखे थे होंगे आप 3 से 4 क्वेश्चन आप देखे हैं, जिसमें से वाद से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा था। कौन से वाद में क्या क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट जो में सुनवाई होती है ना, सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से वाद में होता है, जैसे मान लीजिए स्टेट वर्सेस केंद्र, या कुछ भी फलाना वर्सेस राज्य, ऐसा तो वाद को पूछ दिया गया था। तो हम इसके लिए वाद भी देखते हैं। देखिएगा वाद क्या है। सबसे पहले वाद याद रखिएगा, वाद है, वाद 1 क्या है? हरिवंश सिंह बनाम गुरुचरण कौर सिंह वाद, ठीक। ये केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था इस वाद के बाद कि दहेज की लगातार मांग हो रही है, वहां पर एक अपराध तय करेगी। जैसे एक बार दहेज मांग कर रहे हो, दूसरी बार कर रहे हो, तीसरी बार कर रहे हो, चौथी बार, लगातार अगर आप दहेज की मांग कर रहे हो, मतलब आप वहां पर एक अपराध को जन्म दे रहे हो। लगातार दहेज की मांग करना वहां पर अपराध ही जन्म लेगा। तो ये बोला गया हरिवंश सिंह बनाम गुरुचरण कौर सिंह वाद में, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय था, ठीक। दूसरा अगर हम बात करें इसमें, दूसरा देखिएगा, दूसरा अगर मैं इसमें बात करूं तो देखिए विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश वाद, ठीक है। विनय कुमार वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्यवाद में क्या निर्णय सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? सुप्रीम कोर्ट में यही आप 7 वर्ष वाला बताया हूं, इसी बात से लिया गया है। अगर जहां पत्नी की असमान परिस्थितियों में मृत्यु हो जाए,
असमान परिस्थिति मतलब प्राकृतिक कारणों से भिन्न, अगर मृत्यु हो जाए वो भी शादी के 7 वर्ष के भीतर अगर उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसी स्थिति में अगर तंग किए जाने या क्रूरता के संबंध में पति ने कभी पूर्व में बयान दिया हो, पत्नी ने, याद रखिएगा पत्नी ने, मतलब शादी से 7 साल पहले अगर उसके अप्राकृतिक कारण से अगर उसकी मौत हो गई, समझिएगा, अब अप्राकृतिक कारणों से उसकी मौत हो गई और इस 7 सालों में उसने कभी भी अपने पति के ऊपर या उसके घर वालों के ऊपर कभी भी क्रूरता का केस किया हो, दहेज का केस किया हो या रिपोर्ट लिखवाई हो, उस स्थिति में उसके पति को और उसके घर वाले को दहेज के मामले में, याद रखिएगा, दोषी माना जाएगा। क्लियर है? यह है मामला विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक। तीसरा देखिए, तीसरा आता है, लास्ट है, शांति बनाम स्टेट। याद रखिएगा तीसरा क्या है? शांति बनाम स्टेट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था और 5 प्रकार के तथ्य बताए थे, इंपॉर्टेंट है पांचों। देखिए क्या बोले थे, दहेज किसको माना जाएगा इनके अंतर्गत, दहेज क्या है इसको बताए थे, समझिएगा। पहली बात, एक विवाहित महिला की मृत्यु हो, ठीक, समझिएगा, दहेज केस कैसे लग सकता है यही बता रहे। पहली बात, इस मृत्यु की यहां पर उच्चतम न्यायालय शांति बनाम स्टेट में ये बातें हुई थी, याद रखिएगा। तो ऐसा नहीं कि ये बात इसमें हुई थी मतलब पूरी तरीके से इसके अलावा कुछ और है ही नहीं अधिनियम में, ऐसा नहीं है, ये इसका एक प्रकार से एक हिस्सा है। देखिए क्या हुआ था, पहली बात क्या बोल रहे हैं, विवाहित महिला की मृत्यु हुई हो। दूसरा, मृत्यु समान कारणों से भिन्न अर्थात अप्राकृतिक कारणों से हुआ हो। ठीक। तीसरा, ऐसी मृत्यु महिला के विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो, यही है। ऐसी महिला के साथ पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता की गई हो, यही जो अभी पढ़े हैं। 5वां, ऐसी क्रूरता दहेज मांगने के संबंध में की गई हो। तो अगर ये 5 चीजों को किसमें जोड़ा गया था, इसमें याद रखिएगा वाद 3 शांति बनाम क्या था, शांति बनाम स्टेट में जोड़ा गया था। और उच्चतम न्यायालय ने यहां पर एक निर्णय सुनाया था कि इसको आप क्या बोलोगे, दहेज बोलोगे। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ चीजें इसके लिए मैं एमसीक्यू लेकर आऊंगा, एमसीक्यू के माध्यम से याद रखिएगा। लगभग अगर आप बात करोगे तो प्रतिदिन, समझिएगा, भारत में प्रतिदिन 20 से 25 मौत तो केवल और केवल किससे हो रहा है, याद रखिएगा, वो दहेज के मामले से हो रहा है। ठीक है, समझिए, इतना मामला हो रहा है, मौत हो रहा है। और अगर हम बात करें लगभग 2017 से लेकर 2021 तक की बात करें तो लगभग 35,498 मतलब 35,400 मौत तो मृत्यु तो केवल दहेज की वजह से हो चुका है। अब आप समझिएगा, ठीक, मृत्यु हो चुकी है इतनी, लगभग 4 सालों में 35,000 से ज्यादा। तो ये आंकड़े हैं, कुछ इस प्रकार आंकड़े नहीं आएंगे इससे रिलेटेड, कोई एकदम एग्जैक्ट आंकड़े इसमें नहीं है, बस आप इतना याद रखें केवल नॉलेज के रूप में कि इतने मौत हुई है। ठीक, तो ये चीज रहे इस अधिनियम के अंतर्गत जितने भी धारा है वो। उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।